नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो हम लोगों का जो चल रहा था मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स, वो कुछ कारणवश बंद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यूज़ दे रहे हैं चैप्टर्स का और कुछ प्रॉब्लम्स भी कराएंगे हर एक चैप्टर्स पे मल्टीपल चॉइस का। ठीक है, सबसे पहले आज हम लेके आए आपके लिए रियल नंबर्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 टर्म 1 में आने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए रियल नंबर्स का ओवरव्यू जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इस ओवरव्यू में हम आपको बताने वाले हैं EDL के बारे में। EDL मतलब क्या होता है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि फर्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में आपको जानना है। ठीक है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। जो सेकेंड इसमें आता है वो है आपका फंडामेंटल्स थ्योरम। फंडामेंटल्स थ्योरम का कहने का मतलब हो गया आपका एक ऐसा थ्योरम जिसमें कंपोजिट नंबर आता है, जिसको एक्सप्रेस्ड करते हैं हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद आता है LCM इंटू LCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स ऑफ विच द LCM एंड LCF टू बी फाउंड। इसका मतलब होता है कि LCM और LCF आप जिस नंबर से निकाले हो, जैसे हम यहाँ पर निकालें A और B से, तो उसी का प्रोडक्ट आपके LCM और LCF के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। ठीक है, जो फोर्थ टॉपिक आता है इसमें आपका, वो आता है इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने का। जैसे √3 एक इरेशनल नंबर से आप इसे प्रूफ कीजिए, 2 + √5 इसे इरेशनल नंबर आप प्रूफ कीजिए, 6 + 3√2 ये आपका एक इरेशनल नंबर से प्रूफ कीजिए। इस तरह के इरेशनल प्रूफ्स करने के लिए बहुत आएंगे। ठीक है, फिर आपका पांचवा टॉपिक जो है वो आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया से देखेंगे। इसमें रैशनल नंबर्स का आता है P/Q के फॉर्म में, कौन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। आज हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक फैक्ट से। उस फैक्ट्स को आप बताइएगा क्या है। तो यहाँ पे ये फैक्ट हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप जानते होंगे पाई के बारे में। पाई ये पाई जो है ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस है कि पाई एक कैसा नंबर है। ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अगर आपको पूछा जाए पाई के बारे में, तो पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, 22/7। अब जब हम लोग 22/7 लिख सकते हैं पाई को, टर्मिनेटिंग अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है P/Q के फॉर्म में किसी भी नंबर को अगर आप लिख सकते हो तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है, क्योंकि इसका Q जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाने वाला हर एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन आता है कि आप Q के फॉर्म में लिखें। आप जो आप ये Q लिखे हो, इस Q को सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम। ये कॉन्सेप्ट है आपका एक कि पाई एक कैसा नंबर है। ठीक है, तो पाई को हम लोग 22/7 में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग का जो कंडीशन होता है वो होता है P/Q के फॉर्म में लिखने का। तो P/Q के फॉर्म में लिखो, और Q जो है, इस Q का अगर 2m इंटू 5n के फॉर्म में अगर आता है रिजल्ट इस Q का, तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ये Q इस फॉर्म में इक्वल होगा, अगर इसके इक्वल होगा तो ये टर्मिनेटिंग है। इक्वल नहीं होगा इसके, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी में नंबर आता है रिपीटिंग का भी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। दोनों फॉर्म इसी में आता है। ठीक है, तो हम पूछे आपको पाई क्या है, तो पाई को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है।
पाई आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है नहीं, क्योंकि इसको हम Q जो इसका 7 है, इस 7 को हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पाई आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है पाई, ठीक है। क्या ये रिपीटिंग है? तो पाई का अभी तक जो लगाया गया है डिवीज़न, अभी तक ये रिपीट नहीं किया है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। पाई एक ऐसा नंबर है, एक ही नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रिपीट नहीं करता है, ठीक है। कितना भी इसका डिवीज़न हो जाए, अभी तक ये पूरी तरह से कटा भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं की, मतलब ये अब पूरी तरह से रिपीट भी नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ फुल कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर ये रिपीटिंग है, ठीक है। तो आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब अभी आपको बहुत अच्छे तरह से, थोड़ा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी बहुत ही अच्छे तरह से क्वेश्चन करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, 61/10। 61/10 है, इसका मतलब 10 है। सबसे पहले क्या पकड़ना है आपको? 10 को, आपको 10 को पकड़ना है। 10 को पकड़ो आप। क्या 10 आपका Q है, ठीक है, ये P है, ये Q होता है। तो Q को क्या आप 2 × 5 में, मतलब Q × 2 × 5 टू द पावर m और n था, मतलब 2 × 5 के पावर में लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर है? ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। उसी तरह से आप 3 को देखो, 72/2 4 ये 5 6 पूरा फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आप 2 और 4 को सॉल्व करो। 2 और 4 क्या कहता है? यहाँ पे आपका है 5 का तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। 5 मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा है, तो क्या कहोगे इसे? आप टर्मिनेटिंग कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहोगे या फिर रिपीटिंग कहोगे? तो इसमें आप टर्मिनेटिंग कहोगे। क्यों टर्मिनेटिंग कहेंगे इसको? इसमें 2 का तो फॉर्म है ये नहीं है, फिर भी आप इसे टर्मिनेटिंग कहोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का जो फॉर्म है 2 का पावर 0 है, ठीक है, इसीलिए ये 1 हो गया है। और यहाँ पे आप 5 का पावर n 2 का पावर m के फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस तरह का आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 का पावर 3 है, 7 का पावर 2 है, 5 और 2 तो दिखिए नहीं रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? तो अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। ये भी हम लोग लास्ट टॉपिक से हम लोग शुरू किए थे, जो कि आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का था। क्या करना था उसमें? आपको कोई भी नंबर का आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है और Q को आपको देखना है। Q जो है आपका, क्या वो 2 to the power m, 2 to the power m, क्या 2 आप Q जो आपका Q, ये आपका Q जो है ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है। अगर ये आपका 2 के पावर में नहीं है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। रिपीटिंग का केस में बार लग जाता है, ठीक है, उसे भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना चीज़ देख लो। तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि था आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का। रिपीटिंग का केस हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, मतलब लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ईडीएल। ईडीएल क्या होता है? ईडीएल का मतलब होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको कहता है कि कोई भी आप a एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसे आप जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर b मान लिए हम, ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, इसे आप b मान लो। जब इसको आप a से डिवाइड करोगे तो ये BQ + R के फॉर्म में आएगा, ठीक है।
ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आएगा। ये EDL का जनरल फॉर्म होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसका कंडीशन होता है कि R जो है 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा और R जो है B से छोटा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये B है, ठीक है। तो यही है आपका इक्विलेट डिवीज़न लेमा, ठीक है। EDL इक्विलेट डिवीज़न लेमा। इसमें कहता है कि A जो यहाँ लिखे हम, A कोई नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये आपका A को जब हम लोग कोई भी ऑड या फिर इवन इंटीजर से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसे आप A = BQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हो। यहाँ पे जो आपका R आता है वो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं होगा, और R जो है B से छोटा होगा, ठीक है। ये कंडीशन था, ये जनरल फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म है, GF है इसका, ठीक है। और ये आपका कंडीशन है, ठीक है। ये है इक्विलेट डिवीज़न लेमा का कंडीशन। अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये मैंने बुक से लिया है तो इसका आप बहुत ही अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, आपको इसमें बहुत ही बड़े बड़े डिवीज़न करने होंगे, इसलिए आप डिवीज़न भी थोड़ा बहुत सीख लो अगर नहीं आता है तो यहाँ पे 135 और 225 है, मतलब 135 और 225 में आपको EDL लगा के आपको इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, EDL जो है ये EDA हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे EDA बन जाता है EDL, ठीक है। EDL आपका थ्योरी है, EDA आपको उसका एप्लीकेशन है। EDA क्या है? इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत मैंने आपको जानकारी दे दी। तो यहाँ पे देखिए आप 135 और 225 करने का तरीका है, आप सबसे पहले लिखोगे 135 और 225, बड़ा कौन है? बड़ा ये है, इसका मतलब इसमें से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो 135 में आपको डिवाइड करना है 2 to 5 को, एक बार में दोगे आप 135, बचेगा 0, 12 में 9 3 गया तो 9 बचेगा और कट जाएगा 90, 135, फिर आप एक बार में दोगे कितना होगा 90, आप फिर करोगे कितना बचेगा 45, देख लो आप 45 ही बचेगा। अब 45 को जब आप करोगे 90 से तो दो बार में 90, पूरी तरह से आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका डिवीज़न प्रोसेस है, इसको आप थोड़ा सा साइड में करते हो कॉपी के। आपको मेन चीज़ जो लिखना है वो यहाँ मैं लिखता हूँ, मेन चीज़ वो क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए आपका ये है, ये आपका ए है, ठीक है। ये आपका ए नहीं दिख रहा है आपको, ए यहाँ पे है, ठीक है, ए है ये वाला, ये आपका बी है, और ये जो आया ये 45, ये आपका है क्यू। आंसर इसमें आपको पता होगा डिवीज़न मेथड में आंसर यहाँ से निकलता है, ये आंसर नहीं होता है, ठीक है। और ये है आपका आर। तो आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर ए कितना है पहला बार में, तो फर्स्ट ए है आपका 225 बराबर बी कितना है 135 इंटू डॉट, मतलब इंटू डॉट दिए हम, किससे इंटू करना है हमें, इंटू करना है 1 से, क्योंकि आपका यहाँ पे कॉसेंट लेना है। कॉसेंट कौन होगा, यहाँ पे ये कॉसेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आके आंसर ये हो जाएगा, कॉसेंट हर जगह यही है, कॉसेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉसेंट कॉसेंट होता है, आपका मेन आंसर यहाँ पे ये निकलेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे आके क्यू ये हो जाता है, लेकिन यहाँ इधर जो है आपका क्यू यही है, क्यू यही है, क्यू यही है। जैसे यहाँ पर ये ए बन गया, ये बी बन गया, फिर यहाँ पे ये ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। तो 135 इंटू 1 प्लस ए मिल गया, हम लोग बी क्यू कर लिए, प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे आर क्या है, आर 90 है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है, कंडीशन क्या लिखना है, इस तरह से कंडीशन आपको लिखना है कि 0 से बड़ा है आपका आर 90 और 90 आपका छोटा है 225, माने 225 नहीं, 225 नहीं होगा, 135 होगा, क्योंकि यहाँ पे बी लिखना है, ठीक है, 135। उसी तरह से आपको ये पहला था, ये फर्स्ट स्टेप है, जितना स्टेप आप किए हो यहाँ पे सबको आपको लिखना होगा। सेकंड में क्या लिखोगे आप, 135 आपका ए बन गया, बी 90 है, इंटू क्यू 1 है, प्लस आपका आर 45। समझ रहे हो आप क्या करना है। उसी तरह से 0, फिर यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे आपका 90,
ठीक है। 3 स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में आपका 90 यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया, 2 यहाँ चल गया, यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब इस बार r इजिकल टू 0 हो गया। r जब 0 होगा तो आप छोड़ दोगे, यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 45, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम। आइए देखते हैं। ये जो आपका फंडामेंटल थ्योरम है, इसमें क्या है देखिए। फंडामेंटल थ्योरम में, तो फंडामेंटल थ्योरम आपका क्या कहता है, इसमें कहा जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर आपको पता है, कंपोजिट नंबर आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, और नहीं तो देखिए अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर जैसे हो गया आपका 6, ठीक है, जैसे हो गया आपका 6 हो गया आपका, 12 हो गया आपका, ये सब का कंपोजिट नंबर। कैसे, 6 को आप कितने फैक्टर में लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हो। तो कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं, 2 से अधिक होना चाहिए फैक्टर, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर बराबर था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे कंपोजिट नंबर किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। उसका प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 1, तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, यहाँ पे अरिथमेटिक्स का काम है, ठीक है। एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, उसे भी देखेंगे हम लोग। अभी हम लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लिए हम लोग किसका, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1 to 1 का, ठीक है। 1 to 1 नहीं होता है। एक कंपोजिट नंबर लेते हैं हम लोग, चलो 7। कंपोजिट नंबर क्या होता है देखिए, 7 इंटू 7, फिर इंटू मान लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 1 नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। कैसे कंपोजिट नंबर है ये आपका, क्योंकि फैक्टर कितने ज़्यादा हैं, 7, 2, 3, 1 फैक्टर्स हैं इसके, इसलिए कंपोजिट नंबर है। क्या होगा ये नंबर को आप गुना करके देख सकते हो, 6 और 49 इंटू 6 क्या हो जाता है, 6 नामे 54, 4 हाथ में 5 हाथ में, और 24 और 5 29, ठीक है। 294 ये नंबर आपका क्या था, 294। ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है क्वेश्चन, हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि LCM गुना HCF बराबर A इंटू बी। A इंटू बी कोई नंबर है, A कोई नंबर है, B कोई नंबर है। A का आप जो LCM निकाले, आप A और B का जो LCM निकाले, A और B का जो आप HCF निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A और B दोनों के गुना करने के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। देखिए एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे, तो देखो कोई भी नंबर है, मान लो रैंडम, A को मान लिए हम 12 और B को मान लिए हम 36, ठीक है। तो 12 का आपको HCF निकालना है पहले, और 36 का HCF कैसे निकालते हैं पता होगा आपको, बचपन में सीखा होगा आपने। यहाँ पे 2 करेंगे ये 6, फिर 2 करेंगे ये 3, फिर यहाँ से 2 करेंगे ये 12, फिर ये 2 करेंगे 2 करेंगे तो 18 होगा, 12 नहीं होगा सॉरी, फिर 2 करेंगे 9, फिर 3 करेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 का फैक्टर जो निकला 2 इंटू 2 इंटू 3,
और 36 का जो फैक्टर निकला यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, जैसे 2 मिला, 2 मिला, 3 मिला, जो मतलब कॉमन मिल रहा है दोनों में, वो इसका एलसीएम HCF हो जाएगा। HCF बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 3 जा 12, ये आपका 12 हो जाएगा, मतलब HCF 12 आया। एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 12 36 दोनों को ले लो एक बार में, और इसको 2 से दे दो, ये 6 बार में जाएगा, ये 18 बार में जाएगा। इसके बाद इसको 2 से दे दो तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 9 बार में। फिर 3 से दे दो, 3 से देंगे 1 बार में, ये 3 बार में। इसका मतलब क्या आया, सबको गुना करना है, 4 4 तिया 12 12 तिया 36, एलसीएम आ जाएगा इसका 36। ठीक है, एलसीएम इसका 4 तिया 12 12 तिया 36। क्या कहता है आपको, इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करो। कहता है एलसीएम HCF कितना है 12, HCF 12, HCF देखो 12 है यहाँ पे, एलसीएम कितना है 36, HCF एलसीएम देखो 36। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो A और B, मतलब A B क्या है, ये आपका A है, ये आपका क्या है B है। ठीक है, मतलब 12 इंटू 36 के बराबर होगा, तो आ गया सेम आंसर। ठीक है, हर बार इसी तरह का कुछ फॉर्म में आएगा और आपका जो इसमें गुना करोगे वही यहाँ गुना करोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको इक्वल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड कॉन्सेप्ट, बढ़िया से आप देख लो एक बार। अब फिर हम चलेंगे अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट पे। तो जो आपका फोर्थ टॉपिक है वो है प्रूफ रूट अंडर एन इज एन इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे आप एन जो है कोई भी होल नंबर ले सकते हो, होल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, होल नंबर नहीं ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 डॉट, ये एन तक जा सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर ले लो रूट अंडर 1 को छोड़ के, क्योंकि रूट अंडर 1 का जो एग्जैक्ट रूट होता है 1। ठीक है, रूट अंडर 1 का होता है 1, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, आपको मतलब प्राइम नंबर का, जनरली समझो प्राइम नंबर का अगर आप रूट लोगे तो वो आपका इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता है, समझा। ये सब जो है इसका परफेक्ट रूट नहीं होता है। ठीक है, जैसे रूट अंडर हो गया 17, इसका परफेक्ट रूट नहीं होता है, इसलिए ये सब हो गए इरेशनल नंबर्स। इसी के साथ अगर यही सब के साथ अगर जोड़ दोगे नंबर 1, इसका 3, तो ये इरेशनल नंबर ही रहेगा, रेशनल नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन रूट अंडर अगर 4 आ गया तो आपका 2 हो जाता है, मतलब ये रेशनल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये लिखना सही नहीं होता है, समझ में आया। यहाँ पर एन आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, कुछ भी लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रूट अंडर एन का इरेशनल नंबर्स। एग्जैक्टली क्या हुआ है कि बोर्ड से ये सिलेबस, ये टॉपिक को हटा दिया गया, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस होने वाला, जिसके कारण आपको इस तरह का क्वेश्चन आता था बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 + 2 रूट 3, आप इसको इस नंबर दे दिया था, बोलता है इसको प्रूफ करो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको प्रूफ करने बोला जाता है कि एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूफिंग का वीडियो जो है अगर आप डिमांड करोगे तो हम बता देंगे, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको बोर्ड से हटा दिया गया, बहुत सारे बोर्ड ने इसे हटा दिया गया, क्योंकि इससे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो अब हम लोग इतना ही टॉपिक है इस पूरे रियल नंबर चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्यों बताया, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार टर्म 1 में ज़्यादा चांस है सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि वही एक नंबर में आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यही देंगे आपको, जो आप बताना होगा कि कोई गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यही सब। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको जो बताया वो था फंडामेंटल ईडीएल का भी इस बार कम चांस है पूछने का। और उसके बाद हम लोगों ने देखा थ्योरम देखे हम लोग। ठीक है, उस थ्योरम में हम लोगों ने देखा फंडामेंटल थ्योरम में हम लोगों ने कंपोजिट नंबर के बारे में देखा, तो आपको वो भी आ सकता है। HCF LCM तो आपको आता ही होगा बचपन से ही। ठीक है, तो मेनली इतना ही चीज़ आपको जानना है। तो ये था आपका ओवरव्यू चैप्टर का। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे
वो इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे किताब से जो इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने ओवरव्यू ले लिया रियल नंबर्स का, ठीक है।